बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज अमेरिकन लिटरेचर में हमने एक पोइम पढ़नी है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। आज 4 जुलाई है, 2020 डेट है और पोइम का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये आप देख सकते हैं, ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, स्नोई इवनिंग की एक पिक्चर है, डिपिक्शन की हुई है, एक इमेजिनरी पिक्चर है। ये जो नज़्म है ये अमेरिकन पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने लिखी है, जैसा कि आप उनका ये नाम देख रहे हैं। और इसका जो टाइटल है, इसके टाइटल से आपको कुछ चीज़ें मतलब समझ आ रही होंगी। स्टॉपिंग बाय वुड्स, वुड्स कहते हैं जंगल को। अब ये सिंबॉलिक वर्ड है, सिंबॉलिक वर्ड इन द सेंस दैट वुड्स जब उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया तो हमें तो वो ये बताता है कि ये मैं जंगल की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे एक स्नोई इवनिंग थी। स्नोई इवनिंग का मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी, तो वहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत नेचुरल सीन था, एक नेचर की खूबसूरत मैनिफेस्टेशन थी। तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए गौर व फिक्र करने के लिए रुक गया। लेकिन बेसिकली ये वुड्स, जंगल को हम ऑन द सरफेस तो जंगल ही लेंगे, लेकिन सिंबॉलिकली ये दुनिया है। इस दुनिया में जो लोग आते हैं, जो जाते हैं, जो कुछ लोग दुनिया की रानाइयों में खो जाते हैं या दुनिया की खूबसूरती में खो जाते हैं, उसको गौर से देखते हैं। तो इन दैट सेंस जब हम आगे चलेंगे तो फिर हम इस टाइटल को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ये अमेरिकन पोएट हैं। आपको ये स्लाइड क्लियर नजर आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? जी सर। शान से आप चले, ओके गुड हो गया। हम थोड़ा सा बायोग्राफी की तरफ जाएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। The poet born in San Francisco, California on March 26, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में मार्च 26, 1874 में ये पैदा हुए, एंड डाइड इन बॉस्टन मैसाचुसेट्स एट द एज ऑफ 89 ऑन जनवरी 29, 1963। 1874 में ये पैदा हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट और 1963 में इनकी डेथ हुई है। अमेरिकन पोइट हैं। अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1897। 1897 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। ड्रॉप्ड आउट आफ्टर 2 years ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स। इनकी कुछ सेहत ठीक नहीं रहती थी, तो 1897 में इनको इसके बाद इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। A winner of 4 Pulitzer Prizes and was also a special guest at John F. Kennedy's inauguration। मतलब ये उनकी कुछ अचीवमेंट्स लिखी हैं कि 4 टाइम उन्होंने पुलिट्जर प्राइज विन किया है। आपको पता है ना, पुलिट्जर प्राइज लिटरेरी अवार्ड है जो अमेरिका में दिया जाता है जिन्होंने लिटरेचर में कोई कारनामा सर अंजाम दिया होता है। Had a total of 6 children, 2 of them had passed away। उनके 6 बच्चे थे जिनमें से 2 की वफात हो गई। Was known for writing about nature, death and darkness। ये इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है स्टूडेंट्स आपके लिए, वो ये है कि he was known for writing about nature, death, darkness। वो नेचर के बारे में लिखते हैं, डेथ के बारे में भी लिखते हैं और डार्कनेस के बारे में भी लिखते हैं। आपको मेरी आवाज आई स्टूडेंट्स? शाबाश, ठीक है। ये है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। ये 4 लाइंस का एक स्टांजा है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम इसको आगे चल के ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। आपको अगर ये क्लियर है तो मुझे बता दें। ये जो स्लाइड मैंने ओपन की है, ये आपको नजर आ रहा है सबको? whose woods are I think I know, आ रहा है सबको? यस। शाबाश। whose woods these are I think I know। ये जंगल किसका है? मुझे पता है, मैं जानता हूँ। His house is in the village though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow। ये एक स्टांजा है 4 लाइंस का। आप इसको गौर से देख लें, इसमें 4 लाइंस हैं। इसकी थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक चीज गौर करने वाली है, इनके आप एंडिंग वर्ड्स को देख लें। नो, दो, हियर, स्नो। आप दोबारा पढ़ता हूं, नो, दो, एक जैसी आवाजें हैं। नो और दो एक जैसी आवाज है। हियर अलग किस्म की आवाज है और स्नो भी वैसी ही आवाज है जो हमारे पहली लाइन के एंड पे और दूसरी लाइन के एंड पे। इसको हम कहते हैं राइम स्कीम। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स?
Yes, sir. शाबाश. In the first stanza, Frost's narrator states that he is passing some woods of a man. किसी शख्स का कोई जंगल है, उसके पास से ये गुजर रहा है. Who lives in the village, और वो जिस शख्स का ये जंगल है, वो शख्स जो है वो विलेज में रहता है, पास ही कोई विलेज है, वहां रहता है. Watching them to fill up with snow. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कर रहे हैं, ये गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा रास्ते में एक जंगल आया और जंगल के पास से गुजरे, थोड़ी देर के लिए रुक गए. वाचिंग देम टू फिल अप विद स्नो. अब देखा कि वो जो जंगल है वो येलोविश है, वो मतलब खिजां का समा है और बर्फ जो है वो वहां पे काफी ज्यादा पड़ी हुई है, स्नोफॉल काफी ज्यादा हुआ है. फिल अप विद स्नो. द पोएम इज अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ टाइम एंड लाइफ. पोएट इज टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटी. इसमें एक वर्ड मिस है, रियलिटी, वो ऐड कर लेंगे हम बाद में. इन 4 लाइंस का मतलब है कि पोएट कहीं जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक जंगल देखा और जंगल में बर्फबारी हुई थी. उनको इस सीन ने अट्रैक्ट किया, खूबसूरती थी, शाम का मंजर था, वो वहां रुक गए और उन्होंने कहा कि ये जिस भी शख्स का जंगल है वो मे भी पास ही किसी गांव में रहता हो और उसको ये भी नहीं पता कि यहाँ पे मैं खड़े होके थोड़ी देर के लिए गौर व फिक्र कर रहा हूँ इस खूबसूरत नज़ारे के ऊपर. इस स्टैंजा के अंदर जो वुड्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है टेम्पटेशन इन लाइफ, नेचर, ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड डेथ. ये वो चीजें हैं जो इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. टेम्पटेशन का मतलब है अपनी तरफ माइल करना. इन लाइफ वो क्या चीजें हो सकती हैं, नेचर भी हो सकती है, वो कोई खूबसूरत चीज भी हो सकती है और मिस्ट्री भी हो सकती है, कोई डेथ भी हो सकती है. ये वुड्स इन तमाम चीजों को रिप्रेजेंट करता है. विलेज का क्या मतलब है, सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन. Definitely, village is a symbol of society in which people tend to live together. Their social, moral, political, and economic values gather. They interact with one another in a society, and hence the society progresses. इस तरह society आगे चलती है. Village का मतलब है society and civilization. और snow का क्या मतलब है, beauty of death. आपको पता है स्नो इज अ सिंबल ऑफ फ्रीजिंग. जब भी कोई चीज फ्रीज होती है, फ्रीज का मतलब है मूवमेंट नहीं होती है, तो इट सिंबलाइजेस डेथ. समर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही. आप काइंडली अपनी वीडियो को ऑफ कर दें ताकि आपकी जो बैंडविड्थ है ज्यादा हो जाए मोबाइल की. शाबाश. स्नो ब्यूटी ऑफ डेथ. तो जो स्नो है वो ब्यूटी ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये है सेकंड स्टैंजा. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. शायर ये कह रहे हैं कि मेरा जो घोड़ा है मे बी उसको थोड़ा अजीब लग रहा हो कि यहाँ तो कोई फार्म हाउस नहीं है, कोई होटल वगैरह नहीं है, कोई रेस्ट हाउस नहीं है, तो यहाँ मेरा मालिक क्यों रुक गया है. ये वो खुद से अज्यूम कर रहा है जो पोएट हैं. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, एक तरफ जंगल है और फ्रोजन लेक है, एक नदी बह रही है, वो भी बिल्कुल जमी हुई है बर्फ के साथ. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. ये जो इवनिंग है ना, दिस मे बी द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. ये जो दूसरा स्टैंजा है इसका जो पैराफ्रेजिंग है, माई लिटिल हॉर्स इज यूज फॉर द सोल एंड हॉर्स इज अ काइंड ऑफ अ टूल टू रिच. ये रिच नहीं है, टू रीच योर डेस्टिनेशन. देयर इज समथिंग स्ट्रेंज फॉर द हॉर्स. ये मैंने पहले बता दिया आपको कि ये जो हॉर्स है वो थोड़ी देर के लिए सोचता है, अजीब लगेगा उसको. ये शायर अपने जहन में सोच रहे हैं कि मेरा मालिक इस जगह पे क्यों रुक गया है. यहाँ पे एक तरफ जंगल है, दूसरी तरफ फ्रोजन लेक है और ये शाम का वक्त है और शाम भी ऐसी है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. ऐसा लगता है जैसे ये इस साल की सबसे ज्यादा डार्केस्ट इवनिंग है. इसमें जो फ्रोजन लेक है, द पीरियड ऑफ बर्थ टू डेथ, इसको रिप्रेजेंट करता है. गेटिंग माई पॉइंट? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही. बाकी भी बोल दें. समर, आपको आवाज आई? सलीम?
हेलो निम्रा, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो ये जो स्लाइड अभी आपको नजर आ रही है, ये वाली क्लियर है आपको? जी सर। शाबाश। ये हम थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे। He gives his harness bells a shake. अब घोड़ा जो है उसके गले में एक घंटी सी बांधी होती है एक रस्सी के साथ, उसको वो हल्का सा शेक करता है टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। जैसे वो अपने मालिक से पूछ रहा है कि क्या कोई गलती है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आप यस क्यों? सर, ये क्लियर है। शाबाश। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। वो जो घोड़े के गले में घंटी बांधी हुई है, उसको हल्की सी हवा जब चलती है वो तब भी हिलती है, और जब उसके ऊपर फ्लेक कहते हैं बर्फ का हल्का सा गोला, जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो तब भी हिलती है। तो इसकी पैराफ्रेजिंग में क्या कहते हैं? बेल इज अ काइंड ऑफ गाइड हियर, एंड हियर द लाइन्स जस्ट दैट अ पर्सन who can predict the bad or worst situation before the things will happen by getting some signs. तो ये वो कहना चाह रहा है कि जो घंटी है, जो बेल है, दैट इज अ सिंबल ऑफ अ गाइड। वो हमें किसी खतरे से आगाह करती है। वो घोड़ा भी जो है ना, वो अपनी घंटी थोड़ी देर के लिए हिलाता है, एक इस तरह भी हिल जाती है, फिर उसके ऊपर बर्फ का गोला भी गिरता है तब भी हिल जाती है, फिर हल्की सी हवा चलती है तब भी वो हिलती है, जिससे वो अपने ओनर को ये बताना चाहता है कि देयर मे बी अ डेंजर अहेड, तो आपको यहाँ रुकना नहीं चाहिए। सो हेयर बेल इज यूज as a symbol for make him aware about the place, कि वो अपने मालिक को बता दे कि ये किस किस्म की जगह है, आप यहाँ क्यों रुक गए हैं। And instead of bells ringing sound, we find the sound of sweeping, and this comes from the slight wind and softly falling snow. और ये जो हल्की हल्की बर्फ गिरती है या हल्की हल्की हवा चल रही है शाम के वक्त, वो जब उस घंटी के ऊपर पड़ती है तो वो घंटी जब बजती है तो शायर उसको सुनता है। थर्ड स्टैंजा था। ये फोर्थ स्टैंजा है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। समर, आपको आवाज आ रही है? समर, सलीम। सर गायब है। अच्छा, एक ये सर आ रही है सर, आ रही है। मैंने इधर अच्छा, से म्यूट किया, आपकी आ रही है सर। अच्छा ओके ठीक है, शाबाश। अगर कोई ओके जी, ये हमारे पास है फोर्थ स्टैंजा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये जो जंगल है ये बड़ा लवली है, डार्क भी है और डीप भी है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। ये जो लाइंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, द बेस्ट लाइंस, आपने इनको याद रखना है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा। वो ये कहना चाह रहा है कि ये दुनिया हो या ये जंगल जिसको भी रिप्रेजेंट करता है, बहुत खूबसूरत, यहाँ बहुत सारी रानाइयाँ हैं, यहाँ बहुत सारी टेम्पटेशंस हैं, अट्रैक्शंस हैं हमारे लिए, डार्क भी है डीप भी है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल करना है, मैंने बहुत सारे अपनी जिंदगी के मकसद बनाए हैं, मैंने उन मकासद को पूरा करना है। वट एवर द गोल्स आई हैव set for my life, I will have to achieve one way or the other all those goals. So I cannot stop here on this snowy evening near the woods, no matter how lovely are, no matter how lovely they are, no matter how attractive they are, no matter how seductive they are, I will not stop because I have some promises to keep. इसका मतलब है मैंने कुछ वादे किए हुए हैं अपने आप से, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस दुनिया के अंदर, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और मुझे अभी सैकड़ों मील का सफर तय करना है उन अपने प्रोमिसेस को, उन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीट करने में अपनी मौत से पहले। बिफोर आई स्लीप का मतलब है अपनी मौत से पहले, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये दो दफा एक ही लाइन को बयान करने का मतलब ये है कि वो इस लाइन पे फोकस करना चाहता है कि मैं अपने मरने से पहले, स्लीप का मतलब है कि वो अपनी डेथ से पहले जितने भी उसने प्रोमिसेस किए हुए हैं अपनी जात से, अपनी जिंदगी से, वो प्रोमिसेस को कीप करना चाहता है, मतलब उनको निभाना चाहता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता है।
और साथ वो ये भी बताता है कि नो मैटर, चाहे कुछ भी हो यहाँ दुनिया के अंदर या इस जंगल के अंदर, बहुत सारे मेरे लिए जाल हैं, फंदे हैं, इन द सेंस कोई खूबसूरती के सेंस में है, कुछ डार्क, डीप, ड्रीम्स, वट एवर द केस में भी। वो कहता है कि मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मुझे आगे जाना है, और फिर वो आगे चल पड़ते हैं। इस स्टैंजा की समझ आई आपको? यस सर। यस सर। टाइप ऑफ दिस पोएम, राइम स्कीम एंड पोएटिक मीटर। एक फोटोकॉपी का पेज मैंने आपको दिया था जिसपे हमने कहा था कि ये लिटरेरी टर्म्स हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमने वो आपस में शेयर किया था, जिसमें मीटर लिखा हुआ था, पोएम से रिलेटेड या लिटरेचर से रिलेटेड कुछ लिटरेरी टर्म्स थी। आपको याद है स्टूडेंट्स? जी सर। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज अ लिरिक पोएम दैट कंसिस्ट्स ऑफ 4 क्वार्टरेन्स। क्वार्टरेन्स का मतलब होता है ऐसा शेर जिसमें 4 लाइंस हों। आप देखें ये जो है ना, इसमें 4 लाइंस हैं इस वर्स के अंदर, तो इस वर्स को हम बोलेंगे क्वार्टरेन। क्वार्टरेन का मतलब है ऐसी वर्स जिसमें 4 लाइंस ऑफ पोएट्री की हों, उसको हम क्वार्टरेन्स बोलते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज अ लिरिक। लिरिक क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? लिरिक कौन सी पोएम होती है? जी शानजे। सर पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होना चाहिए। आपको नहीं पता तो फिर भी बोल दें, अगर पता है तो फिर भी बोल दें। लिरिक क्या होता है? सर नहीं पता। ओके निम्रा, आपको पता है? सर रिदम। तो आप दोबारा बोलिएगा। रिदम। लिरिक एक ऐसी पोएम होती है जिसमें शायर ने अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी इमोशंस को बयान किया हुआ होता है। मतलब a poem in which the poet expresses his emotions, that is called lyric. Consist of 4 quatrains. इसमें 4 quatrains हैं, मतलब इसमें 4 stanzas हैं और हर stanza की 4-4 lines हैं। अच्छा, और इसका जो मीटर क्या होता है? रिदमिकल साउंड पैटर्न इन अ पोएट्री इज कॉल्ड मीटर। ये भी हमने पढ़ा था कि एक पोएम के अंदर जो रिदमिकल साउंड पैटर्न होता है दैट इज कॉल्ड मीटर। द राइम्स, हेलो आपको आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? जी जी सर। द राइम स्कीम इज ए बी ए, बी बी सी बी, सी सी डी सी और डी 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 डी। ये क्या चीजें हैं? ये ए बी ए, ये राइम स्कीम है जो मैंने आपको पहले बताया था। ये देखें, डीप और कीप, ये इनकी जो साउंडिंग वर्ड्स हैं एक जैसे हैं, जैसे डीप है, कीप है, शीप है, स्लीप है, सही है। अब यहाँ पे उसने कहा है डीप, कीप, स्लीप और स्लीप, ये सारे एक ही जैसे वर्ड हैं। दैट इज वाई जो आखिरी लाइन है, जो आखिरी स्टैंजा, ये पहले स्टैंजा, जो पहला स्टैंजा है हमारा, ये उसकी राइम स्कीम है, ये दूसरे स्टैंजे की राइम स्कीम है, ये तीसरे स्टैंजे की, और ये वाली चौथे स्टांजे की। तो चौथे स्टांजे में चूंकि सारे वर्ड्स एक ही जैसे हैं, जैसे डीप, कीप, स्लीप, स्लीप, इसलिए उसने यहाँ पे डी 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 का वर्ड इस्तेमाल किया है। अब अगर हम पहले स्टांजे में चले जाते हैं, ये पहला स्टांजा है, नो दो, ये हो गया ए, दो ये भी ए हो गया, हेयर ये बी हो गया, और स्नो भी ए हो गया, क्योंकि नो, दो और स्नो ये तीनों एक ही जैसे वर्ड हैं, तो इनको हम ए काउंट कर लेंगे और ये जो अलग वर्ड है इसको बी काउंट कर लेंगे। ए बी ए। गेटिंग माय पॉइंट? यस। ये राइम स्कीम है। अगले स्टैंजे में जाएंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पे है क्वियर, नियर, ये भी एक स्कीम है। ए लेक अलग है, ईयर इनके साथ मिलता है, ए बी ए, इसलिए ये जो उसने राइम स्कीम एंड पे लिखी है, देखें ए बी बी सी बी और सी सी डी सी के पहली 2 लाइनें और चौथी लाइन ये एक जैसे अल्फाज हैं, एंड पे तीसरी लाइन का डिफरेंट है। फिर जो दूसरा स्टैंजा है उसमें पहली और दूसरी की लाइन, पहली दूसरी और चौथी ये एक जैसी है, तीसरी डिफरेंट है। और तीसरे स्टैंजे में
पहली, दूसरी और चौथी लाइन एक जैसी है और जो बीच में तीसरी है वो डिफरेंट है, और जो चौथा स्टैंजा है उसकी चारों जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो एक जैसे हैं. This poem has an iambic tetrameter, a line that has 4 iambs per line. Iamb किसको कहते हैं? हमने क्लास में पढ़ा था, याद है आपको? नहीं सर, ओके, मुझे तो नहीं iamb लगता पढ़ा था। iamb कहते हैं फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और सेकंड सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है. सिलेबल क्या होता है? जो हमारे मुंह से एक साउंड पैटर्न निकलता है उसे हम कहते हैं सिलेबल. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं डिड, तो मेरे मुंह से जो एक वर्ड डिड के अंदर जो वाउल साउंड है एक, उसे हम कहते हैं वन सिलेबल. डिड में एक सिलेबल है और अप राइट Yes, में sir. 2 सिलेबल हैं. यू गॉट इट? जी सर. एक वर्ड है अप राइट, यस सर. इसमें 2 सिलेबल हैं. एक अप जो मेरे मुंह से दो पहले निकला, syllable. एक राइट जो दूसरी बार निकला. तो 2 सिलेबल मेरे मुंह से 2 वाउल साउंड निकली, तो दिस इज कॉल्ड 2 सिलेबल्स. अप राइट 2 सिलेबल हैं. डू, डिड, डन, कम, गो, इनमें एक एक सिलेबल है. राइट? तो ये जो हमारा स्टैंजा है ये, इसमें देखें द एक सिलेबल, वुड्स एक सिलेबल, तो ये 2 सिलेबल बन गए, तो इसका 1 फीट बनता है, 1 फुट. आर लव 2, आर लव ये अलग हो गया. ली को डार्क के साथ पढ़ेंगे, ली डार्क 3 हो गए, एंड स्लीप 4 हो गए. तो 4 को हम बोलते हैं टेट्रा. इसलिए इस पोएम का जो मीटर है, दिस पोएम हैज एन इयम्बिक टेट्रामीटर. अब इयम्बिक टेट्रामीटर ये है कि इस पोएम के अंदर जितनी भी लाइंस हैं उनका जो पहला सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड है, मतलब उसको स्ट्रेस दे के नहीं बोलना पड़ता. दूसरा उसका सिलेबल स्ट्रेस्ड है, फिर तीसरा अनस्ट्रेस्ड है, चौथा स्ट्रेस्ड है. टेट्रामीटर का मतलब ये है कि उसमें 4 फीट हैं, मतलब 8 सिलेबल हैं, 8 सिलेबल हैं और 4 फीट हैं. ये देखिए द वर्ड्स, यहाँ पे 2 सिलेबल्स हो गए और 2 सिलेबल इज इक्वल टू 1 फुट. यहाँ पे द वुड्स 1 फुट मुकम्मल हो गया, आर लव 2 फुट मुकम्मल हो गए, ली डार्क 3 फुट मुकम्मल हो गए, एंड कीप डीप 4 फुट मुकम्मल हो गए. 4 का मतलब है टेट्रा. ये देखें दिस पोएम हैज एन इयम्बिक टेट्रामीटर. पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा स्ट्रेस्ड है. ये मैंने नीचे इसकी एग्जांपल दी है. अच्छा, डिक्शन एंड टोन. इस पोएम के अंदर डिक्शन कहते हैं वोकैबुलरी को, कि किस तरह के अल्फाज यूज हुए हैं. जैसे वुड्स है, स्वीप है, इजी है, इजी विंड, डाउनी फ्लेक, लवली, प्रोमिसेस, स्टॉपिंग, स्नो, क्वियर, विदाउट. अच्छा, जो वर्ड्स होते हैं ना ये 2-3 मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मतलब कुछ मोनोसिलेबिक होते हैं जो एक ही दफा मुंह से निकल जाते हैं. जैसे मैंने बोला डू, डिड, डन, कम, गो. ये कौन है? ये मोनोसिलेबिक वर्ड है, मतलब इनमें एक ही सिलेबल आता है. और कुछ वर्ड होते हैं जैसे वुड्स है, ये भी एक सिलेबल है. स्वीप का भी एक है, इजी का भी एक है, विंड का भी एक है, डाउनी के 2 हैं, फ्लेक का भी एक है, प्रोमिसेस के 3 है, प्रोमिसेस इसके 3 सिलेबल हैं. प्रोमिसेस इसको हम कहेंगे पॉलीसिलेबिक. द टोन इज पीसफुल बिकॉज, टोन का मतलब होता है जो शायर का लहजा है. द टोन इज पीसफुल बिकॉज like all of us at some point we feel like we need some time to be alone. Sometimes it so happens कि हमें क्या करना पड़ता है, अकेले थोड़ी देर के लिए कहीं रहना पड़ता है, पॉन्डर करने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए, away from others to think about situations that are happening in our life. मतलब हमारी जिंदगी में कुछ वाक़यात हो रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि उन वाक़यात के ऊपर गौर करने के लिए, उनसे कुछ सबक हासिल करने के लिए, to learn something. हमारी ज़िंदगी में जो वाक़यात हो रहे हैं उनसे कुछ चीज़ें लर्न करने के लिए हम कुछ अरसा या कुछ टाइम तन्हाई में गुजारते हैं गौर व फिक्र करने के लिए. तो इस तरह की इसकी टोन है. इसके अंदर थीम और लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से हैं, ये जो हम पोएम पढ़ रहे हैं. द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज डिटर्मिनेशन. अच्छा, इसका डिटर्मिनेशन कैसे है शानज़, ज़रा बताएं, इसका थीम डिटर्मिनेशन कैसे है? मुझे नहीं पता. ओके, जब सारी पोएम हम पढ़ चुके, हमने कहा, हमने पढ़ा
कि शायर जो है ही वॉज गोइंग समवेयर एंड ही स्टॉप्ड नियर अ वुड वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुका। उसने देखा वहाँ पे एक खूबसूरत मंजर है और उसके थोड़ी देर के लिए उसको चेरिश करने के लिए, उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वहाँ रुक गया। फिर उसने कुछ और सोचा और एंड पे उसने क्या कहा, उसने कहा नो डाउट कि ये जो सीन है, ये जो वुड्स है, ये बड़ा लवली है, बड़ा डीप और डार्क भी है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मेरे कुछ प्रॉमिसेस हैं, मेरे कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ मेरे फ़राइज़ हैं जिनको मैंने पूरा करना है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर से अभी कामयाबियां समेटनी है, तो मैंने अपनी जिम्मेदारियों को और अपने वादों को निभाना है जो मैंने किए हुए हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन। वो इन सारी चीज़ों को जो ज़िंदगी आपको ऑफर करती है, जो लाइफ ऑफर करती है, जो हमारे लिए अट्रैक्शंस होती हैं, टेम्पटेशंस होती हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वो अपनी तरफ अट्रैक्ट, एक तरफ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, दूसरी तरफ वो हमें अपनी मंजिल से दूर भी करती हैं। मतलब हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जो रास्ते में हमें चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, बेसिकली अगर हम वहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो हम अपनी मंजिल पर कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो पोएट चूंकि डिटर्मिन्ड है, उसने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। दैट इज व्हाई द थीम ऑफ दिस पोएम इज डिटर्मिनेशन, इन द सेंस दैट the poet stops for a while near the woods. He praises the beautiful scenery of that particular woods and that particular snowfall scene, but he never wishes to stop there forever. He stops there for a while and then all of a sudden he changes his mind and he tells himself that he has to go miles away before he sleeps. अपने डेथ से पहले उसने बहुत सारे मकसद को अचीव करना है, बहुत सारी कामयाबियां समेटनी है, तो वो नहीं रुकेगा। इसलिए इस पोएम का जो थीम है वो क्या है, डिटर्मिनेशन। बिकॉज ही टॉक्स अबाउट वांटिंग टू स्टे इन द वुड्स, वो वहां रुकना चाहता है, बट ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल, उसे बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है बिफोर ही स्लीप्स, अपनी मौत से पहले। Symbolism is used in the woods and frozen lake. The wood is life, ये जो woods है इसको वो कहता है ये जिंदगी है, and the frozen lake is death. और frozen lake तो आपको पता है कि जमी हुई चीज में कोई जिंदगी नहीं होती, जहाँ पे हरकत नहीं है वहाँ पे लाइफ नहीं है, वहाँ पे बरकत नहीं है। The last two lines in the fourth stanza are metaphors. Metaphor क्या होते हैं, एक सिमिली होती है, जैसे हम कहते हैं कि as black as coal, जैसे हम तशबीह देते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ। अगर किसी काली चीज को, किसी ब्लैक चीज को तशबीह देनी तो हम कोयले के साथ देते हैं, एज ब्लैक एज कोल, ये चीज इतनी काली है जितना कोयला, और ये चीज इतनी रेड है जितना रोज, एज रेड एज रोज, ये होता है सिमिली। और अगर एज और लाइक का वर्ड हम यूज ना करें, हम स्टेट में कह दे कि दिस थिंग इज अ कोल, ये तो बिल्कुल कोयला हो गई है, या दिस इज रोज, ये तो बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। ये लास्ट स्लाइड है। व्हाट इज द सेंट्रल पर्पस ऑफ द पोएम, ये आप गौर से देख लें, मैं पढ़ता हूँ। द स्पीकर वांट्स टू रिफ्लेक्ट हिज फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ही इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग हिज जर्नी। वो अपनी फीलिंग और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है जो उसे अपनी जर्नी के दौरान हुआ इन द वुड्स, जंगल में। That is, he has realized peace, beauty in nature and death. उसने पीस को भी पाया, उसने ब्यूटी को भी ऑब्जर्व किया नेचर के अंदर, और डेथ को भी। इन नेचर यू कैन फाइंड ब्यूटी एंड पीस एट हार्ट। जब आपके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा हो, खूबसूरत हो, फॉर एग्जाम्पल आबशारें हों, वुड्स हों, ग्रीनरी हो, तो यू फील पीस एट हार्ट। यू कैन नॉट चूज वट यू रियली वांट टू डू। समटाइम्स इट सो हैपन्स कि आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आप ना वो काम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको फिर याद आता है कि यार आई नो डाउट कि ये काम करना मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं ये काम करूंगा तो आई वुड फेल टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ऑन माई शोल्डर। जो मेरे कंधों पे फलानी जिम्मेदारी है, मैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आप उस चीज को प्रेज तो करते हैं, एडमायर भी करते हैं, आप वो काम करना भी चाहते हैं, बट देन एट द नेक ऑफ टाइम यू डोंट डू दैट। अब वो नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव टू शोल्डर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वन वे और द अदर। आपकी जो नेचर है वो इस तरह की है कि आप प्रोमिसेस को कीप करने वाले हैं, अपने वादों को निभाने वाले हैं। तो आप फिर क्या करते हैं, आप उस अपनी पसंद की चीज को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते हैं, आप छोड़ देते हैं, और आप अपने प्रॉमिस की तरफ चले जाते हैं, आप उसको फुलफिल करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। तो दिस वाज
all about today's poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. आपका अगर कोई इसके अंदर क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझसे पूछ लें, फिर हम अगली पोएम की तरफ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स। समर आपका कोई सवाल है इसके बारे में? सब कुछ समझ आ गया आपको? सर समर ने पूछना है। समर पूछो। नहीं सर, ऐसी कोई ओके बात सलीम ने नहीं पूछना। और आपको आवाज आ रही है सर की? आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा सर आ रही है आवाज। शानजे, आपको इस पोएम के बारे में कुछ पूछना है? नहीं सर, सर समर को पूछना है, उसने मुझे कहा है थोड़ी देर मेरे। क्या कहता पूछना है? समर पूछो। यू कैन गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चन सो दैट वी कैन मूव अहेड। नो सर, यू कैन गो अहेड। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। Okay, good boy. So we have another poem. We have the same writer, Robert Frost, and the name of this poem is The Road Not Taken. ऐसा रोड जो हमने चूज नहीं किया, जिस पे हम नहीं चले। The Road Not Taken. ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। इसका हम एनालिसिस करते हैं। This poem has 4 stanzas. Each stanza has 5 lines. फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है आवाज। और सर समर बहुत शोर कर रहा है। समर अपना माइक म्यूट कर दो। समर का माइक मैं म्यूट कर देता हूँ। जी सर आप कर दो। आप तो नहीं आ रही समर की आवाज किसी को? नहीं सर नहीं आ रही। अच्छा, समर की आवाज का गला घोंट दिया हमने।